आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पॉक्सो एक्ट मामले में अग्रिम जमानत मिली हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। तो शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेंच में जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को कथित घटना की जानकारी पहले से थी, फिर भी शिकायत दर्ज करने में देरी हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि जब जानकारी पहले से थी तो पुलिस को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि शुरुआती स्तर पर शिकायतकर्ता की सक्रियता पर सवाल उठते हैं और शिकायतकर्ता ने दावा किया कि वो उस समय मानसिक रूप से आहत थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील स्वीकार नहीं की और अग्रिम जमानत को बरकरार रखा। तो कोर्ट ने शिकायतकर्ता पर सवाल उठाए हैं। हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से कोर्ट ने इंकार किया है। तो शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत, जिस तरीके से अग्रिम जमानत को बरकरार रखा गया है और हाई कोर्ट के फैसले में दखलंदाजी से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है, कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है बड़ा राहत भरा फैसला कहा जाएगा अवधेशानंद जी को। उन्होंने पहले ही सब चीजों को पहले बता दिया था। एसआईटी बनी थी, एसआईटी की जब जांच हुई थी तो उस एसआईटी में सभी निकल के आया था कि जो दूसरा पक्ष है ने जो आरोप लगाए थे वो सही नहीं पाए गए और सारे जो डिजिटल उन्होंने साक्ष्य दिए थे वो भी सही नहीं माने। उन सब को लेके जब प्री पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट में डाली गई तो इससे पहले जो हेयरिंग हुई थी पहली, उनमें जब देखा गया था तो जो आज का टाइम दिया गया था तो कोर्ट ने साफ साफ नकार कर दिया कि जो जमानत इनको मिली है वो सही तथ्यों के आधार पे मिली है और इसको आगे परस्यू करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें तो एक पक्ष तो ये हो गया, दूसरा पक्ष नुकसानदायक उन्हीं के लिए हो गया जो इसमें याचिका करता थे। जो याचिका करता है जो दूसरी पार्टी की तरफ से, उनके ऊपर पुराना इतिहास जो क्रिमिनल इतिहास है वो सारा खुल गया। उनके ऊपर पहले गैंगस्टर्स, रंगदारी, कोई ऐसा मुकदमा नहीं है। लगभग 2-3 दर्जन उनके ऊपर मुकदमे पहले से हैं जिनमें किसी में एफआईआर लगी हुई है, किसी में उनको राहत मिली थी या कोई बंद हो गया है। वो सारे के सारे मुकदमे को फिर सुप्रीम कोर्ट के नजर में लाके उन्होंने वो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, वो वाली स्थिति इनके पास हो गई है। और बहरहाल इसमें जो महाराज जी हैं उनको राहत मिली है। अब आगे कोई ऐसा इनके पास कोई चारा भी नहीं बचा है कि जो हाई कोर्ट से उनको जो राहत दी गई थी उसको दोबारा से चैलेंज कर पाए। बिल्कुल। और शिकायतकर्ता को लेकर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए वो भी लाजमी है। उन्होंने कहा कि जब आपको इस पूरे मामले की जानकारी पहले से थी तो आपने इतना समय क्यों लिया? जब ये मामला शुरुआती दौर में था तब आपने क्यों नहीं शिकायत की और अब आप इस पूरे मामले को लेकर शिकायत लेकर सामने आए हैं? तो इन ग्राउंड्स पर तो किसी भी तरह से जमानत को रोकना कहीं से भी सही नहीं माना जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। देखो, अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी यही बात कही थी जब निचली अदालत में, जब इलाहाबाद में कोर्ट में गया था मामला जो आपने कही जी, तो उन्होंने कहा अगर मेरे खिलाफ ये सब था तो अब तक इन्होंने अलवारी में सजा के क्यों रखा? बिल्कुल। क्या ऐसे वक्त का इंतजार कर रहे थे जो राजनीतिक तौर पे बहुत अच्छा साबित हो? बिल्कुल। दूसरे पक्ष के लिए तो उनकी बहुत तगड़ी मजबूत जो दलीलें रही थी बहुत मजबूत रही और कमोवेश मुझे लग रहा उसमें कोई ज्यादा एड ऑन नहीं किया गया। जो आज वकील का जो पैनल खड़ा हुआ है उस एक वकील को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो जब ये मामला आया हुआ था, जब मैंने चीजों को देखा, मैं उनसे बात करी है तो उन्होंने कहा कि हमारी इसमें कोई नई दलील शामिल नहीं कर रहे हैं। जो पहली बातें हमने रखी थी वही हूबहू बातें आज हमने रख दी हैं और कोर्ट ने मेरे ख्याल से 1 घंटे पूरा हेयरिंग में लिया, उठा के उन्होंने डिसीजन दे दिया कि नहीं, जो उनको जमानत दी गई है तो वो जमानत है वो यथावत रहेगी और आगे यहाँ से परस्यू करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के मुंह खाई है दूसरे पक्ष ने। और देखो, दूसरा पक्ष भी अगर आप सही से देखो वो राजनीतिक रूप से शिकार हुआ है।
अब उन्होंने क्या था, उनको ये लग रहा था कि मैं इससे बहुत बड़ा मुझे हाइट मिल जाएगा, पब्लिसिटी मिल जाएगी, हो सकता है कि इसके जरिए मैं राजनीतिक तौर पे सरकार की नजरों में अच्छा हो जाऊंगा, सिक्योरिटी मुझे मिल जाएगी, योगी महाराज मेरे ऊपर कृपा बरसाने लगेंगे। वो सब हो नहीं पाया। वो कहते हैं कि साज को आज कहा। तो इसी युक्ति पे अभी मुक्तेश्वरानंद चले थे और जिनको मुझे लगता आज राहत मिली है। और साथ ही साथ अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो कई तरह के पहलू इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं कि जैसा कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी कहा कि उन्हें फंसाने की एक साजिश यहाँ पर रची जा रही है, क्योंकि अगर ये मामला इस तरीके का था जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं तो पहले से ही इस मामले को उजागर करना चाहिए था। इतना समय क्यों लिया गया? और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। इन तमाम ग्राउंड्स पर जब सुनवाई होती है कोर्ट में तो कोर्ट हर पहलू पर बात करता है, और हर पहलू पर बात करने के बाद अगर अग्रिम जमानत को यहाँ पर बरकरार रखा गया है तो यानी कहा जा सकता है कि जो पलड़ा है वो अभी मुक्तेश्वरानंद का भारी नजर आ रहा है इस पूरे मामले में। देखिए, मुझे लग रहा है इसमें डबल बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेके, जिसमें जस्टिस MM सुंदरेश थे और दूसरे थे N कोटेश्वर सिंह। इन दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से जो शिकायत करता है आशुतोष महाराज नाम है शायद उनका, तो आशुतोष महाराज को ये भी नहीं कहा कि इसको हम दोबारा से भी केस को सुनेंगे। उनको लगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। केस की तासीर जो कह रही थी वो यही कह रही थी जो आपने कहा, वो राजनीतिक फायदा लेने की ज्यादा दिखी इसमें। क्योंकि एक जो क्राइम होता है, जो अपराध होता है शायरी, वो उसकी जो म्याद होती है तत्कालिक रूप से न्याय मिलने की, वो उसी समय ज्यादा वजनदार होती है। बिल्कुल। उसको आप रोके रहो, उसके ऊपर बात ना करो और उस चीज का इंतजार करो कि नहीं, जब कोई ऐसा समय आएगा तब इसको हम लोग राजनीतिक रोटियों की तरह सेकेंगे। तो इस केस को इसी रूप में कोर्ट ने देखा, और जब उन्होंने कहा कि ये मामला इतना पुराना है और जो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं उनकी उम्र भी ये समझ ले आप 20-25 साल पार कर गई होगी, और वो कुछ छोटे बटुक तो रहे नहीं। भाई आरोप तो बटुकों द्वारा ही लगाए गए था ना। बटुक उम्र क्या होती है? 9, 10, 11, 12 साल। तो उनमें से कोई निकल के आया नहीं है। अब जो 2-3 लोग जो आए हैं और जिनको अभी मुक्तेश्वरानंद जानते भी नहीं है, उनके आश्रम के लोग भी उनको नहीं जानते हैं, तो कुल मिला के ये बहुत प्री प्लान्ड घटना थी अभी मुक्तेश्वरानंद को उनकी इमेज को डेंट करने की, उनकी ख्याति को कम करने की। क्योंकि उनके साथ में जिस तरीके से राजनीतिक हमले हो रहे हैं वो मुझे लगता है छिपे नहीं है, देश से सबके सामने हैं। अब जिस तरीके से उनको माघ मेले में नहाने नहीं दिया गया, उनकी सुरक्षा हटा दी गई, उनके साथ में जुड़े हुए उनके शिष्यों को लटात पकड़ के किस तरीके से मारा गया पुलिस वालों ने, तो ये घटना देख के मुझे लगता है कि जो संत समाज की इज्जत सम्मान करता है उसका मन बड़ा आहत करा होगा। और ये बातें क्या आपको लगता है कि कोर्ट की जो बेंच बैठी हो क्या वो नहीं जानते होंगे? उन्होंने भी देखा होगा। तो आनंद फानंद में कोई ऐसी बात हुई नहीं है। बड़ा तसल्ली पूर्वक निचली अदालत से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक ये चीजें सुनी गई, उसके बाद ही जजों ने फैसला दिया। बिल्कुल। और अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से अभी तो कहा जा सकता है कि अग्रिम जमानत बरकरार रहने वाली है और अभी मुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत यहाँ पर मिल गई है। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अभी मुक्तेश्वरानंद को ये बड़ी राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। हाई कोर्ट की तरफ से दी गई अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है और याचिकाकर्ता पर भी सवाल कोर्ट ने उठाए हैं। तो हाई कोर्ट के फैसले में दखलंदाजी से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और अभी मुक्तेश्वरानंद के अनुयायियों में कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी इस फैसले के बाद देखने को मिल रही है।
तो देश में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक 10 जून को सुबह 11 बजे दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ये बैठक राजधानी दिल्ली में होगी, जिसमें एनडीए शासित राज्यों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करना है। बैठक में राज्यों में चल रही प्रमुख योजनाओं, कानून व्यवस्थाओं की स्थिति और केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं की समीक्षा भी की जा सकती है। एनडीए नेतृत्व की इस बैठक को आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इसमें संगठनात्मक मजबूती, जन कल्याण योजनाओं के प्रभाव और राज्यों में उनके क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा होगी। दिल्ली में होने वाली ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक साथ शामिल होंगे। इससे केंद्र और राज्यों के बीच नीति समन्वय को और मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। तो राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये बैठक आने वाले महीनों में सरकार की प्राथमिकताओं और राजनीतिक दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।